Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And yes, again यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सवाल के साथ हम वापस आए एंड सवाल देखने से पहले एक छोटी सी बात कहनी है कि आप इस चैनल को थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में और थोड़ा ज़्यादा सर्कुलेट करा सकते हैं। तो अब ज़रूर कराइए बिकॉज इससे आपका भी बेनिफिट होने वाला है और मेरा भी बेनिफिट होने वाला है बिकॉज अगर आप इस चैनल को थोड़ा और ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसीज और क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसीज और बढ़ा सकता हूँ। सभी एक क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं तो मैं से 2 से 3 भी कर सकता हूँ अगर थोड़ा मुझे और प्रॉपर ग्रोथ और ऑडियंस दिखेगी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और हाँ, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं बिकॉज क्वालिटी मेंटेन रहेगी। आप खुद समझ रहे हैं कि किस क्वालिटी के आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं। सो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर और बढ़ाने में मज़ा आएगा। और जो बात रही कोर्सेज की जो आप कह रहे हैं, तो कोर्सेज तभी लॉन्च हो सकते हैं विच इज ऑफ एडवांस प्लस प्लस लेवल के कोर्सेज लेवल अपन लॉन्च कर सकते हैं। बट वो तब होगी जब थोड़ी ऑडियंस और ज़्यादा होगी। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा ऑडियंस बढ़ाएं, इससे सबका बेनिफिट है। ठीक है, तो फिर अपन सवाल पे आते हैं वापस और देखते हैं कि सवाल का क्या क्या है। तो ये कुछ हमारे पास सवाल है और इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसका रेडियस 4 है। उस पे हमने एक सॉलिड सिलेंडर को अंदर पे रखा हुआ है और वो रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग के विद रिस्पेक्ट टू द इनर सरफेस। ये लाइन हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि ये जो बॉडी है ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग विथ रिस्पेक्ट टू द इनर हॉलो सरफेस। इस इनर सरफेस के हिसाब से वो प्योर रोलिंग कर रहा है, ट्यूब। एट अ गिवन इंस्टेंट द ओसी लाइन, ये जो ओसी लाइन है ये किसी 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस इंस्टेंट पे। तो आपको इस इंस्टेंट पे ये चार ऑप्शंस को चेक करना है। आप ऑप्शन एक वन बाय वन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर अबाउट दिस। तो पहले तो मुझे इस सिलेंडर का एंगुलर वेलोसिटी ऐसा होगा या फिर आप बोल सकते हो ऐसा होगा, ये चेक करते हैं और फिर देखेंगे ये होना क्या चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ओके, सो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास सिलेंडर है और अगर आप यहाँ पर देखें कोई स्लिपिंग नहीं चल रही है। कौन से सरफेस पे? नीचे वाले सरफेस। इस नीचे वाले सरफेस पे कोई भी स्लिपिंग नहीं चल रही। इस बी पॉइंट का इस नीचे वाले पॉइंट से कोई भी स्लिपिंग नहीं चल रही। मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, बी पॉइंट की वेलोसिटी और सी पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू यू कैन से एनी सेम फ्रेम, दोनों किसी एक फ्रेम से देखे जाए और दोनों की वेलोसिटी अगर सेम हो जाती है तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर स्लिपिंग सीज हुआ है, स्लिपिंग नहीं है, ये प्योर रोलिंग चलो। और ऐसा बोला भी गया है सवाल, तो इनकी वेलोसिटी किसी एक सेम फ्रेम से सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बोला जा रहा है कि ये लाइन ओसी जो है, ये लाइन ओसी जो है ये 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो आप ये बात तो आप समझ रहे होंगे कि ये सी को छोड़कर जितने भी पॉइंट है, सी को छोड़कर जितने भी पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं। एक तो सी के कारण कुछ वेलोसिटी है और सी के अबाउट एंड पॉइंट्स के पास कुछ वेलोसिटी। तो हम सी की वेलोसिटी को, सिंस ये ओसी वाली लाइन 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो सी वाला इस सर्कल पे लाई कर रहा है और हम बोल सकते हैं कि उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी विच इज आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। 2 ओमेगा से अगर ये रोटेट हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 2 ओमेगा इसकी हो गई एंगुलर वेलोसिटी और मल्टीप्लाई कर दूंगा इस डिस्टेंस पे तो ये हो गया 3। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, सी वाले पॉइंट के पास 6 इंटू आर ओमेगा की वेलोसिटी होगी सामने की तरफ। ठीक है, उसको अभी फ्रेशली लिखेंगे हम आगे, अभी मैं समझ रहे हैं। तो अगर इसके पास 6 इंटू आर ओमेगा की वेलोसिटी है तो इस डी वाले पॉइंट के पास क्या है? इस डी वाले पॉइंट को अगर आप देखो तो ग्राउंड से अगर सोचे तो डी वाला पॉइंट जो है वो बस बाहर वाले हॉलो स्फीयर के, हॉलो सिलेंडर के घूमने के कारण है। तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी दिस। और इसके अबाउट
ये अपना खुद का रोटेशन अगर देखें तो ये ओमेगा से घूम रहा है, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी ये 4r डिस्टेंस पे और साथ में ओमेगा के साथ, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 4r ओमेगा है और सेंटर की वेलोसिटी 6r ओमेगा है। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखूंगा, बी पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखूंगा? तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हर जगह ऐड कर दूंगा इस सिलेंडर पे, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे बी को देख लेंगे तो मैं बोल सकता हूँ मुझे बी की वेलोसिटी मिल जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ बी with respect to center of mass is velocity of b minus velocity of center of mass। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ velocity of b is velocity of b with respect to center of mass plus velocity of center of mass। तो पहले मैं center of mass की velocity लिखूंगा और center of mass की velocity b पॉइंट पे लगा दूंगा, और फिर center of mass के रिस्पेक्ट में जिसके पास जो भी velocity है वो लिख देंगे। तो b पॉइंट की जो velocity है वो क्या होनी चाहिए, जो d पॉइंट की है ग्राउंड फ्रेम से अगर देखो, तो डी पॉइंट की ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी अभी हमने देखा 4r ओमेगा थी, क्या थी 4r ओमेगा थी, बिकॉज ओमेगा से हॉलो सिलेंडर घूम रहा है, 4r इसका रेडियस है, तो ऐसा होता। तो बी का भी होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की वजह से क्या वेलोसिटी आ चुकी है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वजह से अभी हमने देखा था 6r ओमेगा वेलोसिटी आई थी, बिकॉज ये वाली लाइन 2 ओमेगा से घूम रही है ऐसा बोला गया था। तो सेंटर ऑफ मास के पास 6r ओमेगा के सामने की वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी एक 6r ओमेगा लगा लेते हैं। और रोटेशन मान लो इसका ऐसा है, तो इस रोटेशन के कारण बी पॉइंट के पास एक और वेलोसिटी होगी विच इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो होगा r टाइम्स ऑफ ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पर बोला गया है कि ये किसी ओमेगा डैश से घूम रहा है, हमें नहीं पता ये किससे घूम रहा है, तो ओमेगा डैश मान लिया, तो मैं इसे लिख लूंगा r ओमेगा डैश। और मुझे पता है कि इनका सम 4r ओमेगा के इक्वल होना चाहिए, तो बहुत इजीली मैं लिख सकता हूँ r ओमेगा डैश माइनस 6r ओमेगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 4r ओमेगा। और यहां से अगर अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा डैश विल बी इक्वल्स टू 10r ओमेगा। तो यहाँ से r वाले टर्म को कैंसिल कर दो और ओमेगा डैश की वैल्यू आती है 10 ओमेगा। मतलब जो सिलेंडर है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो सॉलिड सिलेंडर अंदर पे है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट 10 ओमेगा से घूम रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, आसान सी बात है। और हमने हाँ इसको फाइंड किया कि 10 ओमेगा से घूम रहा होगा। तो अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो हाँ, पहला ऑप्शन में मुझे ऐसा ही कुछ बोला है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज 10 ओमेगा, तो हाँ ये वाला पार्ट मेरा सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन ग्राउंड से ही लिखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड सिलेंडर, इस पॉइंट का भी चाहिए बट हॉलो सिलेंडर के नीचे वाले पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पॉइंट का, तो इंटरेस्टिंग है, चलो आगे समझते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो अगर मैं आगे आऊं सवाल पे, तो आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ सी के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, जो कि अभी हमने कर लिया कि सी की वेलोसिटी कैसी है, बिकॉज सी पॉइंट की वेलोसिटी अभी हमने देखा, आई थिंक ये पॉइंट सी नहीं था, ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी हमने अभी चेक कर ली और वो कुछ इस तरह से आता। अब आगे आते हैं कि सी पॉइंट जो कि मेरा सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब मैं आगे आता हूँ, एक्सेलरेशन सी का देखते हैं, सी पॉइंट का एक्सेलरेशन देखते हैं और समझते हैं कि कैसा हो रहा है। बिकॉज मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन में अगर अपन जाए तो ऑप्शन में बोला जा रहा है हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए। तो अगर आपको ए पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए इस पॉइंट, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ए पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए माइनस ए सी, तो ए की अगर लिखना है तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में और फिर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ मास रेस्ट नॉन एक्सेलरेटेड है, नहीं है, बिकॉज आपको ये चीज पता है कि सेंटर ऑफ मास भी एक 3r के सर्कल पे रोटेट कर रहा है, तो इसके पास भी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ।
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा अंदर की। तो अगर ए पॉइंट एक्सेलरेटिंग है तो ये वाला टर्म भी, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटिंग है तो ये वाला टर्म भी नॉन जीरो हो गया। तो इसको भी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ए का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट, तो बहुत ध्यान से आप ये बात को सुनना कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि ए का पाथ या फिर ए की ट्रेजेक्ट्री कैसी है मोशन, ए किस तरह का मोशन कर रहा है, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो मुझे ए का जो मोशन है वो सर्कुलर दिखने वाला है, वो उसके अबाउट एक रोटेटरी मोशन कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो सी के अबाउट, या फिर यहाँ ये पॉइंट सी था, तो सी के अबाउट ए का मोशन सर्कुलर है। तो अगर सी के अबाउट ए का मोशन सर्कुलर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ, ए का जो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ सकता है, और वो एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, उसके रिस्पेक्ट, सी के रिस्पेक्ट। और तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये भी सेंट्रिपिटल हो गया, और ये वाला सी का एक्सेलरेशन हम अभी हम निकाल लेंगे, तो देखते हैं आगे कैसे करता है। तो सी के एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो बहुत आसान है, ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये किसी 2 ओमेगा नॉट से घूम रहा है। तो अगर मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो हो जाता है, ये सेंट्रिपिटल लिख रहा हूं तो वो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। तो यहाँ पर ओमेगा है 2 ओमेगा से घूम रहा है, और ये कितने डिस्टेंस दूर है यहाँ से, अगर इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r। सो इसकी मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ कुछ ऊपर की तरफ 12 ओमेगा स्क्वायर आर, और ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब मुझे ए पे आना है, तो अब ए वाले पॉइंट को अगर सोचे तो ए वाले पॉइंट की अभी हमने बात की कि ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे तो घूम रहा है सर्कल पे। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर ये सर्कल पे घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट पे इसके पास क्या वेलोसिटी, टेंजेंशियली क्या वेलोसिटी, अगर ये मिल जाता है तो फिर मैं उस हिसाब से इसका ए सेंट्रिपिटल लिख पाऊंगा। या फिर अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये किस ओमेगा से घूम रहा है, तो हाँ हमें पता है ये 10 ओमेगा से घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। और अगर ये 10 ओमेगा से घूम रहा है तो इस पॉइंट का जो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बनेगा सी के अबाउट, वो बनेगा आपका 10 ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, और आर यहाँ पर आर ही है, तो ये कुछ हो जाएगा 100 ओमेगा स्क्वायर आर। डायरेक्शन देखें तो ये इस सर्कल पे घूम रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर मुझे ए पॉइंट की एक्सेलरेशन चाहिए ग्राउंड से, तो अभी हमने पहले रिलेशन जो लिखा था उस पे मुझे इस टर्म को कुछ प्लस में ले लिया है, इस टर्म को माइनस पे ले लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म 100 बना है और ये वाला टर्म आपका कुछ 12 बना है, तो माइनस करने पर 88 ओमेगा स्क्वायर आर का टर्म आ रहा है नीचे की तरफ। तो ये ए पॉइंट का एक्सेलरेशन होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो यस, हम बोल सकते हैं कि 88 ओमेगा स्क्वायर आर मेरा सही एक्सेलरेशन होना चाहिए ए पॉइंट का। तो यस, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर अच्छे से दिखाया है कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी 10r ओमेगा है, और ये 10 ओमेगा से सी पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। तो बस आपको वही चीज हमने किया है कि ए सी का 100 आ गया, फिर इसका 12 आ गया, माइनस करके हमने रिलेशन। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस सिलेंडर का, अंदर वाले सिलेंडर का कैसे लोकेट करें। तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जो कि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है। तो अगर ये मैं सेंटर देखूं, ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, तो सारे पॉइंट्स के पास एक स्पीड कैसा है, एक सेंटर की स्पीड है विच इज 6r ओमेगा। 6r ओमेगा जो कि हमने सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन किया था कि ये 6r ओमेगा से सेंटर की तरफ से। और अगर 6r ओमेगा सारे पॉइंट्स के पास है तो एक ये ऐसा घूम भी रहा है, और घूमने के कारण वेलोसिटी, अगर मुझे रेस्ट पे चाहिए कोई पॉइंट तो वेलोसिटी ऐसा चाहिए होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से r डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट है जो कि घूम रहा है 10 ओमेगा से विथ रिस्पेक्ट टू द सी पॉइंट, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी सी पॉइंट के हिसाब से 10 ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। और ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस पॉइंट पर हो गई 6r ओमेगा,
तो मैं अगर इस पॉइंट को रेस्ट पे रखना चाहता हूँ तो 10 ओमेगा स्क्वायर आर और 6 r ओमेगा, इसको मैं इक्वल लिख लेता हूँ। और यहाँ से मुझे ये कुछ 0.6 ओमेगा मिलता हुआ, 0.6 r मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से 0.6 r नीचे जो पॉइंट होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है इस गिवन इंस्टेंट पे। तो अगर ऐसा है तो हम इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके अबाउट भी बहुत इजीली लिख सकते थे। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाता 0.4 r, और ये किससे घूम रहा होगा, 10 ओमेगा से इसके अबाउट प्योर रोटेट कर रहा होगा। तो हाँ, इसका वेलोसिटी 4 ओमेगा r आ जाता है इसके हिसाब से। और टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी हमने निकाली थी कि वो कुछ 6 + 10 16 का टर्म आया था। तो यहाँ से भी देख लेते हैं क्या इसका डिस्टेंस है, 1.6 r ओमेगा, 1.6 r ओमेगा, और 1.6 r इसका डिस्टेंस हो गया। और ये घूम रहा है 10 ओमेगा से, 10 ओमेगा से। तो ये टर्म मुझे फिर से 16 r ओमेगा मिल रहा है, बिकॉज इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन पे 10 ओमेगा से घूम रहा है। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेट कर सकते हैं। तो क्या मैं अभी, मुझे एक्सेलरेशन में निकालने में क्यों परेशानी हो रही थी, बिकॉज ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेटिंग था। तो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसा मान लो कि उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी और उसके अबाउट में एक्सेलरेशन निकाल लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होती है, बट ये एक्सेलरेटिंग पॉइंट भी हो सकता है। तो अगर ये एक्सेलरेटिंग पॉइंट हो सकता है तो फिर आपको इसके अबाउट एक्सेलरेशन नहीं लिख देना है, कि आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेट कर रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसके अबाउट एक्सेलरेशन लिख लो, बिकॉज ये पॉइंट तो रेस्ट पे है। नहीं, रेस्ट पे, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे, बट इसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं होती है। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बात किया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए, कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या एक्सेलरेशन होगी, तो सेंटर ऑफ मास का 12 है ऊपर की तरफ। और अगर मैं इस पॉइंट का देखूं तो ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट 0.6 r के रेडियस पे घूम रहा है। और अगर घूम रहा है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा विद रिस्पेक्ट टू c। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू c कुछ ऐसा आ जा रहा है, 0.6 r डिस्टेंस हो गया और 10 ओमेगा से घूम रहा है, और साथ में ये 12 से खुद ऊपर जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक्सेलरेशन 72 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो अगर आपको ए पॉइंट का एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस से लिखना है तो भी आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि हाँ, इसके बहुत बॉडी प्योर रोटेट तो कर रहा है, और अगर प्योर रोटेट कर रहा है इस इंस्टेंट पे तो मैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं लिख सकता, वेलोसिटीज लिख सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए मुझे इसके एक्सेलरेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि हमने 72 निकाला। और इसके अबाउट ये किस 10 ओमेगा से घूम रहा है। तो मैं इसका जो एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो सामने की तरफ आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट, उसे क्या लिख सकता हूँ, r टाइम्स ऑफ ओमेगा। सो उसकी वैल्यू, मतलब इसके अबाउट, ये एक सर्कल पे है ना, सॉरी इस बात को सुनना, इसके अबाउट ये सर्कल पे है। तो अगर सर्कल पे है तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट या फिर ये जो भी पॉइंट है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये एक सर्कल पे है ना ए पॉइंट, किस रेडियस के सर्कल पे, 1.6 r के रेडियस के सर्कल पे। तो अगर इस सर्कल पे ये घूम रहा है तो उसका मतलब अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ ये। और अगर ये एक्सेल तो 160 ओमेगा स्क्वायर आर इसकी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर आप इसको आंसर लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके पास खुद भी 72 का एक्सेलरेशन है और इसका डायरेक्शन कैसा आया है, 72 का जो डायरेक्शन आया है वो ऊपर की तरफ आया है। तो आप देख सकते हो कि नेट क्या आना चाहिए। अगर मुझे नेट लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 160 माइनस 72, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो इट विल बी 88 ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि आपको पहले भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मिला है। तो मैं आपको बस यहाँ पर यही बात बताना चाहता था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको एक्सेलरेशन पार्ट को अवॉइड करना होगा। अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होने वाला है, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा मेथड है।
चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, जो कि वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए मुझे। ठीक है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए किसके अबाउट, डी अबाउट, के अबाउट। तो ये फिर से रिपीटेड चीज है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। अब बी की एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हो, 12 हो गया सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में फिर से इसका वही वाली एक्सेलरेशन हो जाएगी ऊपर की तरफ, बिकॉज ये सर्कल पे घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो फिर से वही एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, सेंटर ऑफ मास का 12 हो चुका है। तो सेंटर ऑफ मास और तो ग्राउंड के हिसाब से दोनों का एडिशन हो जाएगा, और डायरेक्शन सेम है, इस कारण से ये 1.2 ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। बट मुझे किसके अबाउट लिखना है, डी वाले पॉइंट के अबाउट लिखना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इसके अबाउट अगर लिखना है तो डी वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, अभी हमने देखा था कि डी वाला जो पॉइंट है वो एक डी वाला पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, हॉलो सिलेंडर पे लाई कर रहा है, और हॉलो सिलेंडर ग्राउंड से देखने पर बस कैसा मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसके पास और कोई भी मोशन नहीं। तो डी पॉइंट के पास बस एक सर्कुलर मोशन है अबाउट दिस ओ। तो ओ के हिसाब से अगर ये सर्कल पे है तो उसके पास एक अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, विच इज ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा से अगर घूम रहा है तो मैं बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस या फिर रेडियस उस पॉइंट का सेंट ओ से, तो विच इज 4r। तो इसका एक्सीलरेशन कुछ ऊपर की तरफ हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर मैं बी की एक्सीलरेशन डी के अबाउट लिखना चाहता हूँ तो ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, और वो 108 ओमेगा स्क्वायर आएगा, ना कि 1/2 जो कि ऑप्शन में गिवन है। तो आई थिंक कि ऑप्शन सी यहाँ पर गलत दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी गलत दिख रहा है। अब लास्ट पार्ट हमें बचता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए। तो अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पे थोड़ा और केयरफुल होना है, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर पे मैं आपको अगर बताऊं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ऐसा सोचना है कि ए तो ठीक है इस सर्कल का पार्ट है, नहीं, अपने को ऐसा सोचना है कि ग्राउंड पे जो ये मोशन कर रहा है, ए पॉइंट का ग्राउंड पे जो जिस भी तरह का मोशन होगा उस पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना है, उस कर्व का हमें कर्वेचर बताना है। ठीक है, ऐसा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे ग्राउंड से ही देखना पड़ेगा, इसको ग्राउंड से देखना पड़ेगा। तो ग्राउंड से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट की नेट नेट वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी ग्राउंड से, और ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा ग्राउंड से। और क्या करते हैं फिर, और हमें क्या करना पड़ेगा फिर, हमें एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे उस पॉइंट पर होने वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। बहुत बार लोग बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये तो आर रेडियस पे ही घूम रहा है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलने का मतलब होता है कि जिस भी कर्व पे वो घूम रहा है उस कर्व का होने वाला हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि नेट वेलोसिटी मुझे देखनी पड़ेगी ए पॉइंट की ग्राउंड से, नेट एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मुझे देखना पड़ेगा, और उससे मैं फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलूँ। तो अगर मैं ग्राउंड से बताऊं आपको तो ये वन इसकी वेलोसिटी 16r ओमेगा आ गई थी, और ग्राउंड से हमने इसका एक्सेलरेशन जो कि लकीली यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ही आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर हमने निकाला था, तो मुझे ये दोनों वैल्यूज यूज करने होंगे। और यहाँ से अगर मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर विच इज 16r ओमेगा इंटू 16r ओमेगा टाइम्स ऑफ 88 ओमेगा स्क्वायर आर। सो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर के टर्म को कैंसिल करते हैं, और थोड़े से इन वैल्यूज को भी कैंसिल कर लेता हूँ मैं, ये 8 और 8 44 और 64 का हाफ, और ये कुछ 22 बन जाएगा। और ठीक है, तो 62 का हाफ 32 और 22 का हाफ 11 और एक आर बच रहा है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस ए पॉइंट का होना चाहिए। तो अगर अपन ऑप्शन के साथ जाए तो यस, ऑप्शन का भी कहना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 11 32r/11 है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करूँ तो ए सही था हमारे लिए, बी सही था और डी सही था, सी वाला ऑप्शन हमारे लिए गलत था। सो ये था आपका ओवरऑल अच्छा एक सवाल, कंसेप्चुअली बहुत कुछ उसमें सोचना था। हाँ, आपको ये यूज टू हो सकते हो कि आप अगर अच्छी जगह पढ़ रहे होगे तो इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके होगे पहले। बट हाँ, अगर जिसके लिए ये नया है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और आप जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। सो प्लीज इस वीडियोस को थोड़ा और शेयर करें जिससे कि आपको और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।